नमस्कार दोस्तों, अभी तक तो एयर टू एयर मिसाइल्स के मामले में अमेरिका की AIM-120, रशिया की R-77 और MBDA की मीटियोर मिसाइल का ही सिक्का चलता था। लेकिन अब चाइना भी ले आया है इससे ज्यादा स्पीड और 200 किलोमीटर की रेंज वाली PL-15 मिसाइल को। इससे अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स में तो खलबली मची ही हुई है, लेकिन समस्याएं भारत की भी बढ़ने वाली हैं। कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किसी भी फाइटर जेट को हवा में ही मार गिराने लायक एयर टू एयर मिसाइल्स को लेकर दुनिया भर के देशों में एक तरह की रेस चल रही है। सभी एक दूसरे से आगे रहकर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। अभी तक एयर टू एयर मिसाइल्स के मामले में अमेरिका और रशिया ही एक दूसरे को टक्कर देने लायक मिसाइल्स को डेवलप कर पाते थे। जहां अमेरिका ने AIM-120 मिसाइल को बनाया जो 80 से 100 किलोमीटर की रेंज तक फाइटर जेट को निशाना बना सकती थी, तो रशिया के पास इसके तोड़ के रूप में R-77 मिसाइल थी। शुरू के काफी वर्षों तक ये 100 किलोमीटर की रेंज काफी थी, क्योंकि तब के रडार सिर्फ 75 से 100 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के फाइटर जेट को ट्रैक कर पाते थे। 80 से 100 किलोमीटर रेंज वाली इन एयर टू एयर मिसाइल्स की गति लगभग 5000 किलोमीटर पर आवर होती है और इनमें सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का इस्तेमाल होता है। जब अमेरिका का F-22 रैप्टर के रूप में दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन का फाइटर जेट सामने आया, तो अमेरिका ने इसमें AIM-120 का D वर्जन लगाया। D वर्जन की एयर टू एयर मिसाइल लगाई, जिसकी रेंज 120 से 150 किलोमीटर तक बताई जाती है। रशिया भी 110 किलोमीटर रेंज की R-77-1 और 190 किलोमीटर रेंज की R-77M को बनाने लगा। यूरोपियन देश भी आगे आने लगे और उन्होंने मिलकर MBDA की मीटियोर मिसाइल बनाई, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है और जो अमेरिकी AIM-120 और रशियन R-77 मिसाइल से ज्यादा तेज है, ज्यादा एडवांस्ड है और ज्यादा सटीक निशाना लगाने वाली मानी जाती है। अब चाइना भी इस रेस में शामिल हो गया है और उसने अमेरिकी फाइटर जेट्स के मुकाबले अपने कम क्षमता और कम काबिलियत वाले फाइटर जेट की कमी को दूर करने के लिए ज्यादा रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स को डेवलप करना शुरू कर दिया है। इसी डेवलपमेंट के माध्यम से चाइना ने 200 किलोमीटर की रेंज वाली एक जबरदस्त मिसाइल बना ली है, जिसको PL-15 नाम दिया गया है। इस मिसाइल में सटीक निशाना लगाने के लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगा है, तो साथ ही 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पाने के लिए इसमें ड्यूल थ्रस्ट रॉकेट मोटर लगाई गई है। जहां एक मोटर इसे स्टार्टिंग में बहुत तेज गति प्रदान करती है, तो दूसरी मोटर इसे लंबी दूरी तक एक अच्छी स्पीड को बनाए रखने में सहायता देती है। 4 किलोमीटर लंबी इस मिसाइल की एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज भी काफी अच्छी हैं, यानी इसे दुश्मन के फाइटर जेट आसानी से धोखा नहीं दे पाएंगे। 2018 के चाइनीज एयर शो में इसे दिखाया गया था, जहां चाइनीज 5th जनरेशन के फाइटर जेट J-20 ने ऐसी 4 PL-15 मिसाइल को अपने इंटरनल बे के अंदर रखा हुआ था। वैसे PL-15 एयर टू एयर मिसाइल को 2016 में ही चाइना ने अपने फाइटर जेट में इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया था। PL-15 को J-20C, J-16 और J-20 के साथ साथ MiG-29SD में लगाया गया था। साथ ही इसी मिसाइल को JF-17 थंडर नाम से बनाए गए सस्ते फाइटर जेट में भी लगाने की योजना है, जो मुख्यतः पाकिस्तान के लिए बनाया गया था। चाइना का प्लान है कि J-17 के ब्लॉक 3 वर्जन में इसे लगाया जाए, जो 2020 तक तैयार हो जाएगा। इसी JF-17 ब्लॉक 3 वर्जन में ASR रडार लगा हुआ होगा, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक रहने की उम्मीद है। इसमें PL-15 लग जाने से यह JF-17 ब्लॉक 3 120 से 150 किलोमीटर दूर से ही दूसरे फाइटर जेट को निशाना बना सकेगा। PL-15 के 200 किलोमीटर की रेंज होने के कारण दूसरे फाइटर जेट को बच निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। चाइना इस PL-15 मिसाइल को पाकिस्तान को भी बेचने वाला है और यहीं से भारत के लिए समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आपको याद ही होगा कि इसी वर्ष 27 फरवरी को पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स ने एक अकेले भारतीय फाइटर जेट सुखोई 30 MKI पर 4 से 5 AIM-120 मिसाइलों को फायर किया था, जिन्हें सुखोई 30 MKI ने अपने इजरायली और फ्रेंच जैमर्स की सहायता से आसानी से जैम करके बेकार कर दिया था।
लेकिन जब 80 किलोमीटर की रेंज वाली AIM-120 एयर टू एयर मिसाइल की जगह 200 किलोमीटर की PL-15 मिसाइल होगी तो यह काम सुखोई 30 MKI के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथ ही एक बड़ी समस्या भारत के सामने 27 फरवरी को यह आई कि सुखोई 30 MKI ने अपने पावरफुल रडार से सारे पाकिस्तानी जेट्स को ट्रैक तो कर लिया था, लेकिन उसमें लगी हुई रशियन R-77 की रेंज कम होने के कारण पाकिस्तानी जेट्स को रडार लॉक करके मिसाइल लॉन्च नहीं की जा सकी। अपनी इसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए भारत ने कमर कस ली है। भारत अब रशिया से 200 किलोमीटर की एक्सटेंडेड रेंज वाली मिसाइल्स को खरीद रहा है ताकि भविष्य में ऐसी समस्या फिर ना आए। साथ ही भारत अपनी स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा के भी 150 किलोमीटर की रेंज वाले MK2 वर्जन को भी फास्ट ट्रैक कर रहा है। इसी वर्ष सितंबर से प्राप्त होने वाले फ्रेंच राफेल फाइटर जेट में बेहतरीन मीटियोर मिसाइल लगी हुई आएगी, जिससे भारत को फिलहाल पाकिस्तान के ऊपर एक बढ़त मिली रहेगी, एक एज रहेगा भारतीय एयरफोर्स के पास। भारत को एक बड़ा फायदा यह है कि भारत के पास ज्यादातर 2 इंजन वाले सुखोई 30 MKI और MiG-29 UPG फाइटर जेट्स हैं, जिनके रडार की रेंज लगभग 200 किलोमीटर तक है। ऐसे में भारत नए 200 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों का पूरा लाभ ले सकेगा, जबकि पाकिस्तान के पास जो सिंगल इंजन वाले फाइटर जेट हैं उनके रडार सिर्फ 75 से 100 किलोमीटर की रेंज के ही हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान इनमें PL-15 जैसी मिसाइल लगा भी दे तो वह इसकी एक्स्ट्रा रेंज का फायदा नहीं ले पाएगा। रशिया से मिलने वाली न्यू जनरेशन की एयर टू एयर मिसाइल का यूजर ट्रायल भी शुरू हो गया है। भारत अपने ईस्टर्न बेस पर RVV-MD शॉर्ट रेंज की मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है। साथ ही RVV-ST मीडियम रेंज मिसाइल और RVV-BD यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का भी वास्तविक हालातों को ध्यान में रखते हुए टेस्ट किया जा रहा है। भारत की पूरी कोशिश है कि दोबारा कभी भी सुखोई 30 MKI के साथ 27 फरवरी वाली समस्या दोबारा कभी पेश ना आए। सुखोई 30 MKI से लॉन्च की गई इसी नई जनरेशन की एयर टू एयर मिसाइल से यूके बेस्ड बंशी ड्रोन को ओडिशा के तट के पास निशाना बनाया गया। इस टेस्टिंग में मिसाइल ने पूरी सटीकता के साथ अपने टारगेट को यानी कि बंशी ड्रोन को, जो काफी मैन्यूवरिंग भी होता है, उसे हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके अलावा भी भारत किसी भी तरह की कसर को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसके अलावा भी भारत अपने एयर डिफेंस के लिए बहुत कुछ कर रहा है। भारत 400 किलोमीटर तक की रेंज वाली एक रशियन मिसाइल को भी ले रहा है, जिसे अवास्क किलर भी कहा जाता है। यह मिसाइल खासतौर पर महंगे सपोर्ट एसेट्स जैसे कि एयर रिफ्यूलिंग, टैंकर्स और निगरानी वाले अवास्क प्लेन के लिए ही तैयार की गई है। यह मिसाइल काफी दूर से ही भारत की सीमा के अंदर से ही फायर करके दुश्मन देश की सीमा के अंदर काफी अंदर चल रहे अवास्क प्लेन को निशाना बनाकर एक तरह से दुश्मन देश की एयरफोर्स के कम्युनिकेशन को पूरी तरह से ठप कर सकती है, उसकी निगरानी व्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर सकती है। यानी भारत अपनी तरफ से पूरी क्षमता के साथ अपने डिफेंस सिस्टम और एयर टू एयर मिसाइलों को लगातार अपग्रेड करता जा रहा है। भारत की इकोनॉमी भी अब तेजी से बढ़ रही है, इसलिए इंडिया अब कहीं ज्यादा महंगे डिफेंस उपकरणों को भी आसानी से खरीद लेता है। जबकि भारत के पड़ोसी और धुर विरोधी पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही बुरी हालत में पहुंच चुकी है। वह चाहकर भी भारत की बराबरी नहीं कर सकता, चाहकर भी भारत के डिफेंस बजट की बराबरी पाकिस्तान नहीं कर पाएगा और इसी हिसाब से ज्यादा अच्छे, ज्यादा बेहतरीन लेकिन महंगे डिफेंस उपकरणों को पाकिस्तान नहीं खरीद पाएगा। भारत वैसे भी रशिया से दुनिया की सबसे बेहतरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद रहा है, जो 400 किलोमीटर दूर से दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन, मिसाइल आदि को ट्रैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखता है। यानी इस S-400 सिस्टम के आ जाने के बाद पाकिस्तानी फाइटर जेट्स भारत के बॉर्डर को क्रॉस करने की हिम्मत भी नहीं कर सकेंगे, इंडियन एयर स्पेस में दाखिल होने का जोखिम नहीं उठा सकेंगे। रशिया तो अब 600 किलोमीटर तक की रेंज वाली S-500 को भी 2020 तक तैनात कर देगा। कुछ समय बाद ही भारत भी इसी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन कर लेगा। वैसे अमेरिका ने भी इसी चाइनीज PL-15 की रेंज से उत्पन्न हुई चुनौती को ध्यान में रखकर AIM-260 मिसाइल को डेवलप कर लिया है और अगले 1 या 2 वर्षों में इस 200 किलोमीटर रेंज वाली AIM-260 मिसाइल को अपने प्रीमियर फाइटर जेट जैसे कि F-22 रैप्टर और FA-18 सुपर हॉर्नेट में लगाने का काम शुरू कर देगा।
लेकिन इतना जरूर है कि चाइना ने अपनी PL-15 से एक तहलका जरूर मचा दिया है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है कि क्या वाकई चाइनीज PL-15 200 किलोमीटर की रेंज की क्षमता रखती भी होगी या नहीं? क्योंकि चाइना अपनी मिसाइल्स को कभी भी न्यूट्रल एक्सपर्ट के सामने नहीं रखता है। साथ ही अगर वाकई PL-15 200 किलोमीटर की रेंज की है और चाइना नए JF-17 ब्लॉक 3 के साथ इसे पाकिस्तान को देता है, तो भारत के लिए कितनी समस्या उत्पन्न हो सकती है और ऐसे में भारत को इससे निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।